दोस्तों, प्लासी की लड़ाई से संबंधित हमारे पिछले वीडियो में जो कि 5 वीडियो है आया था आपके पास, तो आप उसमें देख चुके होंगे प्लासी की लड़ाई की पृष्ठभूमि क्या थी। यानी कौन कौन से कारण थे प्लासी की लड़ाई के लिए जो उत्तरदायी थे सामान्य तौर पे। फिर प्लासी की लड़ाई के दिन क्या हुआ, मिर्जाफर ने जो गद्दारी करी वो। तो कुल मिला के 5 लेक्चर, पृष्ठभूमि पहला, दूसरा मिर्जाफर की गद्दारी, तीसरे वाले हिस्से में जो आपने देखा होगा कारण एवं परिणाम के बारे में, चौथा वाला हिस्सा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो संभावित प्रश्न थे वो, और पांचवा जो लेक्चर था जिसमें प्लासी की लूट पे स्पेशल चर्चा की गई थी। अब आते हैं प्लासी की लड़ाई से संबंधित प्रीलिम्स वाले फैक्ट पे। ये ऐसे फैक्ट्स हैं दोस्तों, अभी मैं लिखाऊंगा भी, तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको हर एग्जाम में, चाहे देश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऑलमोस्ट सब में काम आता है। आईएएस पीसीएस के लिए खासकर, यदि आप यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स देते हैं तो आपको ध्यान होगा कि प्लासी की लड़ाई के समय बहुत डेप्थ में जाके पूछता है फैक्ट्स, ठीक है। ऐसे ही आप बिहार पीसीएस दीजिए, वहां पे भी फैक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं प्लासी की लड़ाई संबंधित विभिन्न फैक्ट्स को। उम्मीद करता हूं कि आप प्रीलिम्स से संबंधित कुछ और पुस्तक पढ़ लिए होंगे, या फिर जो बेसिक बुक्स मैंने बताया था एनसीईआरटी प्लस, या तो बिपिन चंद्रा, या फिर प्लासी से विभाजन, या फिर बीएल ग्रोवर की पुस्तक, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है शशि रंजन, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी में। ये ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट 2026 और 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। साथ में जो अपने पढ़ाई को और थोड़ा सा अपने गुणवत्ता को सुधारना चाहते हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो मैंने प्लासी की लड़ाई के दरमियान जिक्र भी किया था वो था ददनी सौदागर। आप ध्यान दिए होंगे अंग्रेजों का ददनी सौदागर से बहुत ही गहरा रिश्ता था। क्या थे ये ददनी सौदागर और क्या करते थे? दरअसल ददनी सौदागर बंगाल के वो व्यवसायी थे जिनके हित, मैं अभी बोल रहा हूँ, जिनके हित अंग्रेजों के व्यापारिक हित से समानता यानी समान रूप से मिलते थे। व्यापारी को नवाब से भी नुकसान था, व्यापारी को कोई और परेशान करे तो उससे भी नुकसान था। कौन होता था वो? स्थानीय जमींदार। तो कुल मिला के जो व्यापारी होते हैं, एक तरह से कहें जो ठोस व्यापारी होते हैं, विशुद्ध व्यापारी होते हैं, उनका एक ही काम होता है व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध व्यापारी नहीं थी, उसके पास हिडन एजेंडा था। हमारे जो ददनी सौदागर थे या फिर जगत सेठ टाइप के जो व्यापारी थे, धनाढ़ लोग थे, वो अंग्रेजों के मंसूबों को शायद समझ नहीं पाए। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेज उनके लिए बहुत ही काम के बंदे हैं। उनको ऐसा लगता था कि मिर्जाफर, मीर कासिम या पीछे सिराजदौला या अलीवर्दी खान, ये सब ऐसे नवाब हैं जो इनके व्यापार में बाधा डालते हैं। तो ददनी सौदागर क्या थे? बेसिकली ये स्थानीय व्यापारी थे। इनका अंग्रेजों से व्यापार के मामले में आपसी हित था और ये लगभग 1730, 40, 50 के दशक में बंगाल में काफी सक्रिय थे। अब इसमें आता है दादन। दादन क्या था? तो अंग्रेज जब आते थे व्यापार करने तो कई बार उनके पास पूरे इलाके में घूमने का या तो ना तो एक्सपीरियंस था, ना उनके पास ऑप्शन था। वो अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रखे थे, फैक्ट्रियों में आते थे। कई बार इन व्यापारियों से उनका फैक्ट्रियों में ही मिलना जुलना होता था। ये वहां के लोकल व्यापारी यानी दादनी सौदागर जो होते थे उनको देते थे पैसे, जिसको कहा जाता था अग्रिम राशि। एडवांस में पैसा दे दिया कि आप जाइए हमारे लिए इतने वस्त्र इस तरह के इस क्वालिटी के ले आइए खरीद के। वो आया खरीद के, जो बीच का मुनाफा था वो रखा और इनको दे दिया। कुल मिला के इसमें क्या था, अंग्रेजों को अपना माल भी मिल गया। जो दादनी सौदागर थे या तो वो अपना खुद का प्रोडक्शन इनको बेच देते थे या फिर बाहर से खरीद के लाते थे। तो कुल मिला के वो अपना मुनाफा अपने पास रखते थे। अगर हम केवल व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई भी आप नवाब से गद्दारी सब पॉइंट्स को हटा दीजिए, विशुद्ध व्यापारिक पॉइंट से देखिए तो उनके लिए व्यापार करना इजी था दोनों के लिए। लेकिन अलग वाला हित, चूंकि अब बात एक देश की भी हो रही है, बात एक नवाब के सल्तनत की भी हो रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गद्दारी कहा जा सकता है कि हाँ, इन लोगों ने अंग्रेजों के मनोबल को बढ़ाया। लेकिन अगर हम विशुद्ध व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक सामान्य प्रथा है, कहीं पे भी जारी रहती है, ठीक है। तो ये था दादन मीन्स अग्रिम राशि, और दादनी सौदागर वो व्यापारी जिनके हित अंग्रेजों से मिलते थे, जो अंग्रेजों से व्यापार करते थे। अग्रिम राशि लेके यानी दादन लेके वो अपना माल पहुंचाते थे। दूसरा आते हैं दोस्तों, जगत सेठ के बारे में कहता है। ये इनको इंग्लिश में बैंकर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे अंग्रेज।
बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। जगत सेठ क्या था? ये कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं था। जगत सेठ बेसिकली एक उपाधि थी जो एक धनाढ्य व्यापारी घराने को दी गई थी। मोहम्मद शाह ने सबसे पहले फतेह चंद, नोट कर लीजिएगा इसको, आप पेन कॉपी लिए है ना? नहीं लिए होंगे तो कॉपी पे लिखते जाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं अभी अवेलेबल नहीं कराऊंगा। इनकेस सारा अवेलेबल हो जाएगा तो एक साथ बाद में अवेलेबल कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको कहता हूँ नोट कर लीजिए इस चीजों को। तो मोहम्मद शाह यानी मुगल जो बादशाह था, उसने फतेह चंद को 1723 में फतेह चंद को यह उपाधि दी थी। 1723 में किसको? फतेह चंद को। किस चीज की? जगत सेठ की उपाधि दी थी। बाद में फतेह चंद ने का जो पूरा घराना था उसको जगत सेठ के नाम से जाना जाने लगा। फतेह चंद का पूरा घराना जगत सेठ के नाम से जाने जाने लगा। आगे चलकर एक व्यक्ति इन्हीं के घराने में आता है, सेठ मानिक चंद, जिसने इस पूरे व्यापारी घराने को बहुत ही मजबूत बना दिया। ठीक है। और जगत सेठ घराने का संस्थापक था, उसी को सेठ मानिक चंद को ही उसका संस्थापक माना जाता है। किसको? सेठ मानिक चंद को जगत सेठ घराने का संस्थापक। उपाधि किसको मिली थी सबसे पहले? फतेह चंद को। किसने दिया? मोहम्मद शाह ने। नोट करते चलिएगा सब। प्लासी की लड़ाई के समय जगत सेठ बंधु, ये अब चूंकि परिवार है तो कई लोग भी आएंगे, तो जगत सेठ बंधु के नाम से दो व्यक्ति फेमस हुए थे जो कि गद्दारी में शामिल भी थे प्लासी की लड़ाई में। उनका नाम था स्वरूप चंद और मेहताब राय। जगत सेठ बंधु जो प्लासी की लड़ाई के टाइम पे थे, उनका नाम था स्वरूप चंद्र और मेहताब राय। ठीक है। तो ये थे जगत यहाँ पे। ठीक है। और एक और फैक्ट पिछले वाले में रह रहा है, 1698 में, 1698 जब उधर 1690 में औरंगजेब ने दे दिया था इनको बंगाल में सुल्कों गिरफ्तार की अनुमति, उसके बाद अजीमुस्तान जो वहां का लोकल सूबेदार था, उसने गोविंदपुर, सुल्तानाती और कालीघाट की जब जमींदारी दी थी, तो ये मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में दोस्तों। इसमें एक नया फैक्ट ये है कि कुल 1200 रुपए में उसने जो पिछला जमींदार था उसको भुगतान किए थे ये लोग हर्जाने के तौर पे। जब वो दिया था जमींदारी तो पिछले को 1200 रुपए देके उसको हर्जाना दिया था जमींदार को। अब आते हैं प्लासी की लड़ाई के समय सेना के बारे में। ये बार बार मैं हमें लगता है ये तीसरी बार रिपीट हो रहा होगा। रिपीट इसलिए कह रहा हूँ कि जो फैक्चुअल पेपर होता है खासकर यूपीपीसीएस का, बीपीएससी में, तो वहां ये सब स्टेट में और भी एग्जाम्स हैं। आप जेपीएससी देख लीजिए, एमपीपीसीएस देख लीजिए, आरएएस देख लीजिए, ठीक है, हरियाणा का पीसीएस देख लीजिए, तो इन सब में ये काम आता है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। कुल सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3200 का टोटल स्ट्रेंथ इनके पास 3200 का था। इनमें से 950 यूरोपीय जो थे पैदल वाले बंदूकधारी सैनिक थे, यूरोपीय वो थे। 100 जो लोग थे वो थे यूरोपीय तोपची थे जो तोप चलाने में माहिर थे। 50 लोग टोटल नाविक थे। नाविक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नाविक को इसलिए रखा गया था कि यदि युद्ध में भागने का नौबत आए तो ये काम आएंगे। और कुल 2100 इनके स्ट्रेंथ से भी ज्यादा टोटल भारतीय भाड़े के सैनिक थे। ये वो लोग थे जिनको अभी तक जिनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, लेकिन पैसे की जरूरत थी। अंग्रेजों ने पैसे दिए, इन्होंने सेना में उनके शामिल हो गए। तो ये था इनका पूरा स्ट्रेंथ 3200 का। नवाब की सेना में दोस्तों मैंने पहले बोला था लगभग 50,000 सैनिक थे, और उनमें तोपची कितने थे? 50 के आसपास। नवाब की सेना में 50 के आसपास तोपची थे, और इनके पास कितने थे तोपची? 100। तो तोपची के मामले में नवाब थोड़े पीछे थे भाई साहब। अगला फैक्ट पे आते हैं। कृष्णदास एक भगोड़ा था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने शरण दी थी। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है, इसको भी नोट लीजिएगा। और जैसे कृष्ण बल्लभ का भी दिया था तो मैं आगे भी लिखाऊंगा भी, तो ये कृष्णदास भी एक आएगा उसमें कि जिसको अंग्रेजों ने शरण दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब आते हैं दोस्तों कलकत्ता और फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम पे आते हैं कलकत्ता के। फोर्ट विलियम के बारे में रिपीट कर देता हूं ताकि इतिहास को समझने में थोड़ा सा इजी रहे। गोविंदपुर, सूतानाती और कालीघाट की जब जमींदारी इन्हें मिली थी तो उसको एक नगर बनाया गया, उसका नाम था कलकत्ता। उसी में एक किला था, फोर्ट विलियम बना था। ये जो है पूरा शहर कलकत्ता वाला हिस्सा हुगली नदी के किनारे बसा हुआ था। सैन्य, प्रशासनिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन हर दृष्टि से ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किला था फोर्ट विलियम, और पूरा कलकत्ता का इनके लिए बहुत ही महत्व था। बेसिकली इनका जो बेस था कलकत्ता से ही शुरू हुआ और यहीं से वो आगे प्रसार हुआ इनका। अगला आते हैं कि फोर्ट विलियम का इस्तेमाल जो है
कई बार इन्होंने सैनिकों के रहने के लिए भी किया। जब ये किलेबंदी को बढ़ाते गए, किलेबंदी में क्या होता है, आप जैसे लाल किला से उदाहरण से, आप कभी लाल किला विजिट किए होंगे या कोई और किला विजिट किए होंगे, तो देखिएगा फोर्ट किला के, मान लीजिए कोई ये एक किला का पूरा बाउंड्री है, तो इसके चारों तरफ पीछे पहले ये तो गहरी खाई होती है, और उस खाई के बाद ताकि कोई आए तो उस खाई को पार कर, किले की जो दीवारें होती है काफी ऊंची होती है, तो खाई फिर ऊंची दीवारें, जो दरवाजे होते थे किलों के वो काफी मजबूत, उनको तोड़ना या तोप से उड़ाना थोड़ा मुश्किल होता था। और अलग अलग हिस्सों में जो किलेबंदी की जाती थी सैन्य या फिर कहें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हर कोने पे सैनिक तैनात हुआ करते थे ताकि कोई हमला भी करे तो बहुत मुश्किल से अंदर पहुंचे। इसीलिए अगर आपको मेडिवल पीरियड में भी याद होगा, तो जब हमला करने जाते थे ये लोग, कोई शासक अपने किलों में महीनों तक छुपा रह जाता था। महीनों तक मतलब 6-6 महीना छुपा रह गया, राशन पानी हर चीज का इंतजाम रहता था वहां पे। कई बार पानी का सप्लाई बंद करना पड़ता था, जैसे कि शाहजहां के समय औरंगजेब ने किया था, तो वो सब उसमें प्रिलिम्स वाले फैक्ट में मैं उसका जिक्र करूंगा। तो कुल मिला के फोर्ट विलियम की किलेबंदी भी इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाई। तो ये था। अब फोर्ट विलियम क्या है और नया नाम क्या है फोर्ट विलियम का, वो एक बार जिक्र करते हैं। फोर्ट विलियम का इतिहास, आपको एक और चीज रह गया था, औरंगजेब की अनुमति से 1690 में इनको अनुमति मिली थी उस वाले इलाके में व्यापार करने की, और 1696 में जाके फोर्ट विलियम का इन्होंने औपचारिक रूप से स्थापना करी थी। ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय, ब्रिटेन के राजा विलियम विलियम तृतीय, जिसका शासनकाल था 1689 से 1702, विलियम तृतीय के नाम पर ही फोर्ट विलियम रखा गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, उन्होंने किले का नाम रखा किसके, राजा के नाम पे। मैं अभी भी बोलता हूं, आप चीजों को जोड़िएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों हुई थी। फोर्ट विलियम का नाम वहां के विलियम तृतीय नामक राजा के नाम पे रखा गया था। अब आते हैं, उसमें कई सारे गेट थे और ये, अब वर्तमान सरकार ने फोर्ट विलियम का नाम चेंज कर दिया है और उसका नाम कर दिया है विजय दुर्ग। विजय दुर्ग बेसिकली इसका जो नाम था विजय दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य किला था, नौसैनिक किला था, नौसैनिक अड्डा था, और मराठों का एक बहुत बड़ा कहें तो सैन्य हब भी था। वर्तमान में फोर्ट विलियम यानी कि अब कहें विजय दुर्ग थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है, थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है। फोर्ट विलियम का जो दक्षिणी द्वार है उसका नाम पहले था सेंट जॉर्ज गेट, सेंट जॉर्ज गेट। अब उसका नया नाम है शिवाजी गेट, शिवाजी द्वार कह लीजिए इसको। जो दक्षिण द्वार था उसका नाम पहले था सेंट जॉर्ज गेट, अब उसका नाम हो गया शिवाजी गेट। फोर्ट विलियम के अंदर ही एक हाउस है जिसका नाम था किचनर हाउस, किचनर हाउस फोर्ट विलियम के अंदर नाम था, उसको अब नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रख दिया है मानेकशा हाउस, है ना, मानेकशा हाउस रखा गया है इसका नाम। तो जो दक्षिणी द्वार था शिवाजी गेट और इसका नाम मानेकशा हाउस। पूरा फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है, विजय दुर्ग। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा किसी भी प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं, थोड़ा मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं। मुर्शिदाबाद कलकत्ता यानी कि कहें कलकत्ता से थोड़ी दूरी पे था। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो मुर्शिदाबाद से लगभग 35 किलोमीटर प्लासी के गांव था, वहां पे प्लासी की लड़ाई हुई थी। मुर्शिदाबाद क्या था, उस समय बंगाल का नवाब ने जो कैपिटल बना रखा था अपना, उसी का नाम था मुर्शिदाबाद। तो कुल मिला के प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का कैपिटल था मुर्शिदाबाद। दरअसल ये जो शहर है वो भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले का हेडक्वार्टर भी आज के डेट में मुर्शिदाबाद ही है। तो आपको भागीरथी नदी और हुगली नदी दोनों का कंसेप्ट आप गूगल करके समझिएगा कि क्या है रिलेशन कलकत्ता से और मुर्शिदाबाद से। ठीक है, भागीरथी हुगली नदी का आपस में क्या रिलेशन है, कौन किसकी सहायक नदी है, प्लीज इसको गूगल करके भी सर्च कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पे। 15 जून 1756 को जब सिराजदौला में, ये मैंने पिछले वाले में बताया था कि जब सिराजदौला ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया था, और जब वहां से अंग्रेज भागे थे रॉजर ड्रेक वगैरह के नेतृत्व में, और जो रह गया था जे जॉर्ज हॉलवेल के नेतृत्व में रह गए थे, तो 146 में से ब्लैक होल की ट्रेजेडी तो वो अलग चीज है। तो जो भाग गए थे 146 को छोड़ के रॉजर ड्रेक के नेतृत्व में, तो वो लोग कहाँ शरण लिए थे, तो वो लोग भाग के गए थे फुल्टा द्वीप, ओडिशा के बालासोर वाले तट पे फुल्टा द्वीप है, वहां पे जाके शरण लिए थे। उस समय चाहे वो मुगल बादशाह का कोई सेना हो या फिर कहें
नवाब का कोई सेना हो। ये लोग अपने नौ सैनिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर थे, तो वो उन्होंने अड्डा बना रखा था फुल्टा द्वीप का। यहाँ भी नाविक रखे थे, भागना हुआ तो भागेंगे सीधे, और यहाँ पे भी इन्होंने एक ऑलरेडी बना के पहले से अपना शरण अस्त्री बना रखा था। वहीं पे सूचना दिया आगे रॉजर ड्रेक ने मद्रास को, ताकि वहां से फिर आया कौन, क्लाइव के नेतृत्व में पूरी सेना आई थी। ठीक है, तो फुल्टा द्वीप याद रखिएगा। फुल्टा द्वीप कहाँ है? ओडिशा में है। अंग्रेजों ने रॉजर ड्रेक के नेतृत्व में भागे थे सब, तो यहीं आके शरण लिए थे। अब आते हैं, क्लाइव जब कलकत्ता पर वापस कब्जा किया, यानी कि जब क्लाइव वहां से चला था और कलकत्ता पर वापस कब्जा किया, तो उसने सबसे पहले बजबज द्वीप, कलकत्ता के पास ही है, बजबज द्वीप पे कब्जा किया। फिर उसने कलकत्ता पे आके जो मानिकचंद को घूस दिया था और वापस बोल लिया था। अब आते हैं प्लासी की लड़ाई से पहले क्या एक घटना हुआ था। मीर जाफर को बर्खास्त कर जिसको बनाया गया था सेनापति, वो उसका नाम था मीर मदन। और अग्रिम जब लड़ाई हुई थी प्लासी के दिन, तो सबसे पहले कहें कि जो मेन सैन्य कमांडर मारा जाने वाला था, वो सबसे पहला नाम था मीर मदन का ही। जब ये मारा गया तो ही सिराजदौला गया था मीर जाफर के पास सलाह लेने के लिए, और उसने सलाह दिया कि भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही मीर जाफर की गद्दारी के साथ साथ एक और व्यक्ति थे राय दुर्लभ। वो उनको उसको सिराजदौला को पता था ये भी व्यक्ति गद्दार टाइप का है, दीवान भी बनाया गया बाद में इसको। तो उसको हटा के जिसको बनाया गया था उसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल को मोहनलाल का अधीनस्थ बना दिया गया था, किसको, राय दुर्लभ को। अब दोस्तों आते हैं कुछ क्रम पे, युद्ध के घटनाक्रम पे समझिएगा। ये प्रीलिम्स के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। ब्लैक होल की ट्रेजेडी होती है 20-21 जून 1756 को। अमूमन 20 जून का डेट दिया जाता है, लेकिन जो रात्रि हो जाती है 12 बजे के बाद 21 जून ऑटोमेटिक शुरू हो गया, तो ये घटना का क्रम है। उसके बाद मनिहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 में लड़ा गया था। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में हुई थी, किसने, नवाब सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच। अलीनगर क्या था? कलकत्ता का प्यार से दिया हुआ नाम, किसके द्वारा, सिराजदौला के द्वारा। तो अलीनगर एक कलकत्ता का ही एक नाम था, और अलीनगर की संधि हुई थी फरवरी 1756 में। फिर आगे प्लासी की लड़ाई होती है 23 जून को 1757 में ही। इसके बाद दो और युद्ध होते हैं जो अंग्रेजों ने लड़े थे बेसिकली, उसको कहा जाता है बेदारा का युद्ध। कई बार बेदारा के युद्ध को चिंसूरा का भी युद्ध कहते हैं, इसको कई बार हुगली का भी युद्ध कहा जाता है। तो बेदारा का युद्ध, हुगली का युद्ध या चिंसूरा का युद्ध, ये कब हुआ था? 25 नवंबर 1759 को। किसके बीच? तो अंग्रेज और डचों के बीच, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच। अगली जो लड़ाई थी वांडीवास का युद्ध, ये किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। कब ये लड़ाई कब हुई थी? 22 जनवरी 1760 को। तो बेदारा के युद्ध में अंग्रेज जो है डचों को हराए और डचों का पता साफ हो गया एक तरह से कहें। और फिर वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और फ्रांसीसियों का पत्ता साफ हो गया। तो कुल मिला के वांडीवास के युद्ध में और बेदारा के युद्ध में आप इसका क्रम देखिए ऊपर से नीचे तक, ब्लैक होल की ट्रेजेडी, मनिहारी, अलीनगर, प्लासी, बेदारा, या फिर हुगली, या फिर वांडीवास का युद्ध। तो आप दोस्तों इसको क्रम को ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दस्तक के बारे में फिर से बताना जरूरी है क्या? दस्तक क्या था? दस्तक 1713 में दिया गया एक फरमान का एक हिस्सा था जिसको फ्री पास कहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी इसका इस्तेमाल करते थे। नॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कलकत्ता का गवर्नर हुआ करता था, हेड हुआ करता था, वो इसको जारी करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए। फिर कंपनी के व्यापारी अपने निजी हित के लिए इसका दुरुपयोग करने लगे। फिर उन्होंने आगे जो बंगाल के व्यापारी, अन्य व्यापारी थे जो पैसा लेके, घूस लेके, उनको भी दस्तक जारी करने लगे। तो ये दस्तक था, एक तरह से फ्री पास था। अब आते हैं दोस्तों एक और फैक्ट पे। प्लासी की लड़ाई के समय सिराज का जो सिपह सलार था, अगर पूछ जाए कि सेनापति या सिपह सलार कौन था, तो सिपह सलार मीर जाफर ही था। ठीक है, जो कुछ और नाम है जिनका संबंध प्लासी की लड़ाई से है, उनमें जगत सेठ के साथ साथ राजा जानकी राम, राय दुर्लभ, राजा राम नारायण, राजा मानिक चंद, ये सब वैसे लोग थे जो प्लासी की लड़ाई से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे, और इनमें से ज्यादातर अंग्रेजों से मिले हुए थे। घसीटी बेगम जब अपने सिराजदौला ने अपनी अंदरूनी कमियों को दूर किया, आपको मैंने बताया भी था कि सिराजदौला ने सबसे पहले अपने आंतरिक जो कमियां थी उसको दूर किया था, फिर बाह्य यानी कि अंग्रेजों से निपटना शुरू किया। तो उसमें घसीटी बेगम को जब वो लाया था घसीट के अपने दरबार में, तो घसीटी बेगम के जो सारे पैसे थे वो
घसीटी बेगम ने कृष्ण बल्लभ, ठीक है, जो कि राज बल्लभ का बेटा था, कृष्ण बल्लभ को दे दिया था। और कृष्ण बल्लभ किसके शरण में गया था? अंग्रेजों के शरण में। तो यदि बोल दिया जाए कि राज बल्लभ ने किसको ये पैसा दिया था, तो कृष्ण बल्लभ ध्यान रखिएगा। या फिर घसीटी बेगम का पैसा किसके पास था? तो राज बल्लभ और उसके बेटे कृष्ण बल्लभ के पास। अब आते हैं दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ल्यूक स्क्रॉफ्टन। ल्यूक स्क्रॉफ्टन क्या है? प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब के, यानी कि जो मिर्जाफर बंगाल का नवाब बना, तो उसके दरबार में एक व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट बन के गया, उसका नाम था ल्यूक स्क्रॉफ्टन। ठीक है, ये बेसिकली रेजिडेंट नियुक्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नवाब यानी कि मिर्जाफर के दरबार में। मिर्जाफर का सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम था मीर मीरान। मीर मीरान, मीर मीरन भी कहते हैं या मीरान भी कहते हैं। तो मीर मीरान ने, मिर्जाफर का सबसे बड़ा बेटा था। जब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई से भाग के आया था अपने 2000 घुड़सवारों के साथ, तो मुर्शिदाबाद में ही आया था। तो इसी ने सिराजुद्दौला को कैद कराया था और अपनी हवेली में रखा था, जिसका मैंने जिक्र किया था, नमक हराम हवेली। तो जो मुर्शिदाबाद में मिर्जाफर की हवेली थी, वहां पे इसको कैद करके रखा था। जब मिर्जाफर का राज्यारोहण हुआ, मिर्जाफर जब नवाब बना, तो आगे चल के 2 जुलाई 1757, 2 जुलाई 1757 इस डेट को सिराजुद्दौला को फांसी दे दी गई। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है और 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला को फांसी दे दी गई। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी मीर मीरन की, इसी ने कैद करके सिराजुद्दौला को रखा था नमक हराम हवेली में, यानी कि क्या है, मिर्जाफर की हवेली में। ठीक है, सिराजुद्दौला के पिता का नाम क्या था, यह भी कभी पूछा जा सकता है। तो उनका नाम था मिर्जा मोहम्मद हासिम। मिर्जा मोहम्मद हासिम, सिराजुद्दौला के पिता का नाम मिर्जा मोहम्मद हासिम। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों आगे के कुछ फैक्ट पे। जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी, तो उस दौरान क्या हुआ था? उस दौरान मीर मदन और मोहनलाल जो काफी वफादार थे, अगर आपसे पूछे गद्दार कौन था और वफादार कौन था, तो मीर मदन या मीर मदान और मोहनलाल, ये 2 व्यक्ति बहुत ही वफादार सैन्य कमांडर थे सिराजुद्दौला के, और अग्रिम पंक्ति में 10-12 हजार सैनिकों को यही लीड कर रहे थे दोनों। तो सबसे पहले मीर मदन मारा गया, फिर मोहनलाल। लेकिन मरने के पहले, मीर मदान के मरने के पहले, इन दोनों ने क्लाइव को घेर लिया था। क्लाइव को, जो कि उसका सैन्य कमांडर था पूरे लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्लाइव को घेर लिया था। और क्लाइव जो है एक छुप के एक पेड़ के नीचे पीछे छुप गया था, यानी की तरह से शरण लिया था उसने एक पेड़ के पीछे। फिर उनकी नजर थोड़ी सी हट गई थी उससे। वो सब पॉलिटिकल कहानियां बताने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिएगा 2 वफादार थे, गद्दार भी थे तो वफादार भी थे। कौन था 2? मीर मदन और मोहनलाल, ये दोनों वफादार थे। इन्हीं के कारण क्या बोलते हैं, क्लाइव को छुप के, मतलब एक तरह से क्लाइव थोड़ी देर के लिए हारने की स्थिति में आ गया था और एक पेड़ के नीचे छुप गया था। बाद में मीर मदन को गोली लगती है और वो मारा जाता है। एक और फैक्ट है दोस्तों, सिराजुद्दौला जी ने जब प्लासी की लड़ाई लड़ी थी, तो बहुत ही, बांडीवास की लड़ाई तो हुई थी 1760 में। 57 में जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो उस समय फ्रांसीसियों की एक छोटी सी टुकड़ी भी आई थी सिराजुद्दौला की लड़ाई में, उसका साथ देने के लिए, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का साथ देने के लिए। किसकी टुकड़ी थी? फ्रांसीसियों की। क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी एक तरह से कहें दुश्मन भी थे। ठीक है, तो अब एक और फैक्ट आता है दोस्तों, जो प्लासी की लड़ाई का मैंने परिणाम बताया था, उसके परिणाम में एक चीज आप और जोड़ लीजिएगा। वो ये था कि अन्य परिणाम कहते हैं इसको प्लासी लड़ाई का। जब प्लासी की लड़ाई अंग्रेज जीत गए, तो उनका मनोबल बढ़ गया, उनकी दिलचस्पी हो गई अफ्रीका कंटिनेंट में और साथ में वहां उसके आसपास जो अरब सागर में जो द्वीप थे उन पे। तो उन्होंने केप ऑफ गुड होप, जिसको आशा अंतरीप कहा जाता है, यानी कि ये साउथ अफ्रीका का भी एक कहें तो नाम भी है, साउथ अफ्रीका का। प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में और 1759 में यहाँ पे उन्होंने औपचारिक रूप से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। बाद में साउथ अफ्रीका के गुलाम की कहानी वर्ल्ड हिस्ट्री वाले में ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज था आशा अंतरीप। प्लासी की लड़ाई का एक परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज इतने मनोबल उनका बढ़ गया कि उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग तरीके से कब्जा करना शुरू किया। दूसरा था मॉरिशस। 1810 में मॉरिशस जो द्वीप है
उस पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। मॉरिशस में ही बाद में बिहार से कई सारे मजदूरों को भी भेजा गया था। तो ये था एक कुछ और फैक्ट्स, है ना। अब आते हैं प्लासी की लड़ाई के जस्ट बाद वाले कुछ फैक्ट्स के बारे में। क्लाइव की व्यक्तिगत जागीर, जो मैंने बताया भी था परिणाम वाले में और आगे के फैक्ट में भी, कि 24 परगना की जमींदारी दी गई थी व्यक्तिगत भेंट के रूप में। किसको? क्लाइव। व्यक्तिगत भेंट में 2,34,000 पाउंड दिया गया था और साथ में उसको 24 परगना की जमींदारी भी दी गई थी। और 30 जून 1757 30 जून 1757 30 जून 1757 23 जून को लड़ाई होती है प्लासी की, और 30 जून 1757 को ये मिर्जाफर जो है नवाब का पद संभालता है। कई बार ये डेट अलग भी देता है, एक बार क्रॉस चेक करके मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा यदि गलत हुआ तो। फिलहाल ये है कि 30 जून 1757। यदि आपको लगे तो आप कमेंट फॉर्म में भी इसको बताइएगा दोस्तों, ठीक है। एक वर्ड आता है प्लासी की लड़ाई के बाद, नृप निर्माता। नृप निर्माता, ये नृप निर्माता यानी कि रूल मेकर। कई बार हम किंग मेकर भी कहते हैं, रूल मेकर भी कहते हैं। तो प्लासी की लड़ाई के बाद नृप निर्माता यानी रूल मेकर, यानी कौन रूल करेगा, वो जिम्मेदारी आ गई थी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कैपेबल था, पूरी कंपनी कैपेबल थी नृप निर्माता की भूमिका निभाने में, ठीक है। ये बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कहा जाता है कि कौन सत्ता का किंग बनेगा। आप याद करिए मिर्जाफर का, जब मिर्जाफर वाला स्टोरी अभी इसके जस्ट बाद बताऊंगा, भी मिर्जाफर के साथ क्या हुआ, मिर्जाफर ने क्या क्या किया, फिर मीर कासिम का बताऊंगा, फिर मिर्जाफर, मीर कासिम, फिर मिर्जाफर वापस आता है सत्ता पे। तो नृप निर्माता वाली भूमिका वहां पे आपको समझ में आ जाएगी कि क्या था ये पूरा नृप निर्माता का कहानी, ठीक है। ये मैंने और भी फैक्ट बताए थे। कहा यह भी जाता है कि मिर्जाफर ने अपने जब राजा बना, नवाब बना, तो अपना सारा पैसा एक तरह से कहें देता गया। एक समय ऐसा भी आया कि वो लगभग कंपनी का कर्जदार बन गया। नवाब कर्जदार बन गया कंपनी का, यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, और उसको अपने घर के सारे सोने चांदन और जो भी बर्तन थे उनको भी बेचना पड़ा था अंग्रेजों का पैसा चुकाने के लिए और नवाब बने रहने के लिए। नवाब बना था तो उसके सर पे जूता किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये था दोस्तों। चिंसुरा एक जगह आता है, चिंसुरा में डचों की फैक्ट्री थी, चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की बस्ती थी। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा कि चिंसुरा में कौन था और चंद्रनगर में कौन था, ठीक है। मुर्शिदाबाद में आज भी या फिर कहें उस समय तो खैर फेमस ही था, कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, जिसका पूरा नाम था कर्नल। मैंने बोला भी था ये सब जो आए थे सैन्य कमांडर हुआ करते थे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी होते तो कर्नल, एडमिरल, ये सब क्यों उनकी उपाधि होती? ये हाईली ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे बेसिकली, उसके समान थे। तो कर्नल रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसको कहा जाता है? कर्नल रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़, गिद्दड़ मतलब कि आप समझिए हिंदी वर्ड ही है। तो क्लाइव का गिद्दड़ किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मिर्जाफर को। कहां पे? खासकर मुर्शिदाबाद वाले इलाके में उस समय भी कहा जाता था। देखिए उस समय भी जो आम जनता थी ना, बहुत लॉयल थी मुगल सम्राट के प्रति, और बहुत लॉयल थी जो वहां का स्थानीय नवाब था सिराजदौला, उसके प्रति। उनको लग गया था, हमें आज लगता है कि अंग्रेजों ने, उस समय जनता को भी लग गया था कि मिर्जाफर ने गद्दारी किया है। गद्दारी क्या होता है उनके दिमाग में था ये चीज। इसी कारण उन्होंने बाद में मिर्जाफर की हवेली को नमक हराम हवेली भी कहा था, नमक हराम देवड़ी भी कहा था। और अंग्रेजों की जो बांटो और राज करो की नीति है, अगर आप कभी मेंस में लिखेंगे ये पॉइंट, तो बोलिएगा कि ये नीति की शुरुआत 1757 के दौरान या उसके पहले ही हो गई थी, कि कैसे पहले दरबार में लोगों को बांटना है, फिर आगे कैसे जो मैपिंग किया था इन्होंने, सोशल मैपिंग किया था हमारे सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का, और उसमें कैसे धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे बांटो और राज करो की नीति का वहीं से शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये मैंने पिछले वाले में बताया था। आलमगीर द्वितीय ने क्लाइव को उमरा की उपाधि दी थी। किसको उमरा की उपाधि मिली थी? तो क्लाइव को। आलमगीर द्वितीय बंगाल जो मुगल नवाब था उसने दिया था। इसमें भूमिका थी किसकी? मिर्जाफर की। वही जाके बोला था कि इनको कुछ उपाधि दिया जाए। फरवरी 1760 में क्लाइव के बाद हॉलवेल, जे.जेड हॉलवेल जो थे भाई साहब बच गए थे, वो आके बंगाल का नवाब बना था। सॉरी, हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना था, ठीक है। सॉरी। अब हमने वांडीवास और बेदारा के युद्ध का जिक्र कर लिया है। वांडीवास में, बेदारा के युद्ध में भी कमांडर कौन था? सैन्य कमांडर वो था रॉबर्ट क्लाइव।
और वांडीवास की लड़ाई में जरा एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। तो वांडीवास है कहाँ पे, ये देख लीजिएगा। एक वांडीवास बेसिकली जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था मद्रास में, तो पांडिचेरी मद्रास से थोड़ा सा ऊपर जो पांडिचेरी वाला हिस्सा है ना, वहां पे इनका एक जगह था ये वांडीवास, वहां पे लड़ाई हुई थी। और इन दोनों लड़ाई में सैन्य कमांडर कौन था, तो फ्रांसीसियों की ओर से कॉम्टे डी लाली और अंग्रेजों की ओर से सर आयरकुट। इन्होंने ये लड़ाई लाली और आयरकुट के बीच हुई थी, एक तरह कहें दोनों सैन्य कमांडर थे। और ये लड़ाई यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसका भी एक हिस्सा माना जाता है। 1756 से 1763 तक यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था, उसका हिस्सा था ये, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जब वांडीवास की लड़ाई जब ये फ्रांसीसी हार गए तो इनका रोल खत्म हो गया था। अब दोस्तों एक और चीज आते हैं, कुछ क्रम होते हैं शासकों के। अब बंगाल के नवाब का भी है और साथ में मुगलों का भी है, मुगल नवाब जो मुगल सम्राट जो थे उनका। तो एक बार इस पे जिक्र कर लेते हैं, पहले बंगाल पे आते हैं। बंगाल का नवाब कौन था? जो पहला नवाब बना था वो था मुर्शिद कुली खां। आप इसको डेट वाइज लिखते जाइए, 1717 से 1727। मुर्शिद कुली जाफर खान, पूरा नाम था मुर्शिद कुली जाफर खान। उसके बाद 1727 से 1739 में सुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल का नवाब बना। फिर 1739 से 1740 तक सरफराज खान रहा था, जिसको मार के अलीवर्दी खान बना था। अलीवर्दी खान का शासनकाल था 1740 से 1756। सिराजदौला 1756 से 1757 तक रहा था, 23 जून से लेके 2 जुलाई तक। सॉरी 23 जून कह रहा हूँ, गलत, 2 जुलाई को उसको फांसी दे दिया गया था, 2 जुलाई को, है ना। तो 1757 तक। फिर 1757 से लेकर 1760 तक मिर्जाफर अली खान का, यानी मिर्जाफर का पूरा नाम मिर्जाफर अली खान था, ये बंगाल का नवाब था। और उसके बाद फिर मीर कासिम बनता है जो कि 1760 से 63 तक 3 साल तक वो रहता है नवाब। फिर 1763 और 64 में लगभग 1.5-2 साल तक मिर्जाफर अली खान वापस आता है। अंग्रेजों ने उसको निरीप निर्माता के तौर पर जो अंग्रेज बन गए थे वो वापस आके मिर्जाफर को बनाते हैं 1763-64 में। उसके बाद बक्सर की लड़ाई होती है, फिर ये तो काम ही खत्म हो गया। तो ये था बंगाल के नवाबों का क्रम। अब आते हैं मुगल सम्राट के क्रम पे, है ना। मुगल सम्राट कौन कौन था इस दौरान, यानी कि कहें तो जब इनकी औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों इसके पहले थोड़ा सा एक बार अपने चैनल को प्रमोट करता हूँ, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं अभी बता रहा हूँ यूपीएससी 2026 और 2027 या फिर यूपी पीसीएस 2026-2027, बीपीएससी स्टेट पीसीएस में और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है अपना फाउंडेशन तैयार करने का। आप हमारे लेक्चर को सुनते रहिए, साथ में आप बेसिक बुक्स भी पढ़िए, न्यूज़पेपर भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आते हैं मुगल सम्राट के बारे में कि मुगल सम्राट कौन कौन थे। औरंगजेब के बाद जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1857 तक क्रांति हुआ और 1858 में ब्रिटिश राज की औपचारिक स्थापना हो जाती है। महारानी को ताजपोशी किया जाता है भारत के साम्राज्ञी के रूप में। तो कहें 1858 तक यहां से लेके यहां तक कौन था मुगल सम्राट औपचारिक रूप से, उसका जिक्र कर लेते हैं। पहला नाम आता है बहादुर शाह, जिसका पूरा नाम था मोहम्मद मुअज्जम उर्फ बहादुर शाह। मोहम्मद मुअज्जम यानी कि बहादुर। आपसे कई बार प्रीलिम्स में पूछ भी सकता है कि मोहम्मद मुअज्जम किसका दूसरा नाम था, या कि वो था बहादुर शाह का। इसका शासनकाल था 1707 से 12। फिर फर्रुखसियर आता है, उसका शासनकाल था 1713 से 1719। फर्रुखसियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दस्तक वाला के लिए याद रखिएगा इसको। उसके बाद बनता है रफीउद्दरजात। इसका शासनकाल था 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक, कुछ महीनों का सम्राट बना था रफीउद्दरजात। फिर आता है रफीउद्दौला, ये 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719। तो 1719 में फर्रुखसियर, फिर रफीउद्दरजात और फिर रफीउद्दौला, ये 3 लोग शासन किए थे। फर्रुखसियर भले ही मरा 1719 में, लेकिन शासक तो था ही ना 8 फरवरी के पहले। तो 28 फरवरी से 4 जून रफीउद्दरजात, 6 जून से 17 सितंबर फिर रफीउद्दौला। और फिर 1719 में एक और शासक बनता है, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 से 1748 तक
मुगल सम्राट रहा। तो कुल मिला के 1719 में मुगल नवाब 4 बने मुगल सम्राट। कौन? फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। ये 4 का क्रम याद रखिएगा, पूछा भी है यूपीएससी ने इसको। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद अहमद शाह का शासन आता है, वो था 1748 से 1754 तक। फिर आलमगीर द्वितीय बनता है मुगल नवाब 1754 से 1759 तक। फिर अली गौहर अर्थात शाह आलम द्वितीय, ये बनता है 1759 से लेकर 1806 तक। यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है। 2 नाम आते हैं अर्थात वाले में यहाँ पे, एक बहादुर शाह का क्या नाम था, दूसरा तो मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम क्या था, अली गौहर। अली गौहर याद रखे, पीसीएस में भी पूछा हुआ है ये चीज। ठीक है, 1759 से 1806। उसके बाद अकबर द्वितीय का शासन आता है, वो था 1806 से 1831 तक। और अंतिम मुगल सम्राट था, वो था बहादुर शाह जफर, भले ही नाम का था बट था, जिसको रंगून भेज दिया गया। तो मेरे पिया गए रंगून आप कहानी सुने होंगे, तो यही भाई साहब थे बहादुर शाह जफर, जिनको रंगून भेज दिया गया था। तो दोस्तों ये था पूरा मुगल सम्राट का शासन क्रम। आपसे उम्मीद है कि कोई भी इसमें लगे कि कोई फैक्ट रह गया हो तो आप कमेंट फॉर्म में भी बता सकते हैं, ताकि आपके साथियों को, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको भी रहे। मुझे कुछ और भी लगेगा, मिलेगा तो मैं किसी और वीडियो में जिक्र कर लूंगा। प्रीलिम्स स्पेशल जब बैच स्टार्ट करूंगा, बैच क्या, मैं जब प्रीलिम्स स्पेशल लेक्चर स्टार्ट करूंगा, सारा बैच मेरा फ्री रहेगा, ध्यान रखिएगा। बैच का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे पैसे लेके पढ़ाऊंगा, नहीं दोस्तों। सारा जो भी लेक्चर स्टार्ट होगा प्रीलिम्स स्पेशल, उसमें भी जो फैक्ट्स रह जाएंगे वो कवर करूंगा। और इन सारे जैसे प्रीलिम्स का जो अभी मैंने पढ़ाया प्लासी की लड़ाई का, ये सारा एकीकृत करके भी प्रीलिम्स स्पेशल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा यदि समय मिला तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको कुछ लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। हमारा हौसला बुलंद रखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।